ओके, अब हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 14 की एक्सरसाइज को। यूनिट नंबर 14 दैट वाज ऑप्टिक्स। एसएलओ हमने इसके तमाम कर लिए थे। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज को करेंगे जो कि एनबीएफ बुक में दी गई है। तो सबसे पहला हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, ग्लास स्लैब इज डिप्ड इन अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड हैविंग सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दैट ऑफ ग्लास स्लैब, वी कैन नॉट सी द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया ड्यू टू व्हाट। तो वो कह रहे हैं कि हमने एक टब लिया है, उसके अंदर हमने एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड रख डाला है, लेकिन उस ट्रांसपेरेंट लिक्विड के अंदर हमने एक गिलास की स्लैब डाल दी है। अब गिलास खुद भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो हम ये नहीं देख सकते कि अंदर गिलास की स्लैब मौजूद है। वैसे हमें नज़र आएगा कि अंदर एक गिलास की स्लैब मौजूद है अलग से, हालांकि गिलास भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन हमें उसकी बाउंड्री नज़र आएगी, लेकिन हम नहीं देख सकते। तो इसका रीज़न क्या है? तो उन्होंने बता दिया है कि इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रही। तो हमें जो गिलास अलग से नज़र आता है वो सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से नज़र आता है। अब चूंकि रिफ्रैक्शन नहीं है तो लाइट डायरेक्टली पास कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्ट तो वो होगी नहीं, दिस इज़ ट्रांसपेरेंट। तो इस वजह से हम लोग उसकी जो बाउंड्री है उसको नहीं देख सकते। कुछ रिफ्लेक्शन होती है ज़रूर, इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन वो बहुत कम है। ओके, सो इसका आंसर होगा ड्यू टू ज़ीरो रिफ्रैक्शन। An incident ray makes an angle of 45 degrees with a plane mirror. The angle of reflection is always equal to the angle of incidence. और यहाँ लिखना चाहिए था with the normal. Two plane mirrors are arranged parallel facing each other. The images found may be infinite. तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक प्लेन मिरर इस तरह रखा गया है और इसी के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल इसके सामने एक और प्लेन मिरर रख दिया गया है। सो इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी? तो ऑफ कोर्स ये इसकी इमेज बना देगा, ये वापस इसकी, ये इसकी, ये इसकी, इसकी, और इस तरह हमेशा चलता रहेगा। सो इमेजेस इन्फिनिट फॉर्म होंगी। The apparent flattening of the sun at the dawn and dusk is due to the phenomenon of, this is refraction. सुबह के वक्त और शाम के वक्त जब सूरज गरूब होता है और तुलू होता है तो उस वक्त सूरज कुछ इस तरह का नज़र आता है, यानी कि बिल्कुल सर्कल के बजाय थोड़ा सा इस तरह फ्लैटन सा नज़र आता है। तो उसका जो रीज़न है दैट इज़ रिफ्रैक्शन। सनलाइट जब डॉन पे होती है और डस्क पे होती है तो उसे अर्थ की तकरीबन ये तमाम डिस्टेंस, उसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है। जब वो इधर से गुजरती है तो रिफ्रैक्शन होती है, जो सन के ऊपर वाली जगह है वो थोड़ा ज़्यादा रिफ्रैक्ट करती है, मिडल वाली जगह थोड़ा कम रिफ्रैक्ट करती है। इस वजह से हमें कुछ इस किस्म का इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, ऑन समर डेज यू सी द रिफ्लेक्शन ऑन रोड्स विच इज़ कॉल्ड मिराज। इट इज़ ड्यू टू, अगेन इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। होगा सिर्फ ये कि बहुत गर्मी में अगर आपके पास, दिस इज़ रोड, सो बहुत गर्मी में आपके पास जो ऊपर नीचे वाली एयर है दिस विल बिकम वेरी हॉट, ऊपर वाली जो एयर है दिस विल बिकम वेरी कोल्ड। मतलब वो तो नॉर्मल होगी। सो नीचे वाली एयर जो है वो ऊपर वाली के कंपैरिजन में काफ़ी हॉट हो जाएगी। ऊपर से जब लाइट रे आती है, सो अब चूँकि आपको पता होना चाहिए कि लाइट रे जो है वो नॉर्मल एयर में जितने ज़्यादा टेम्परेचर एयर का बढ़ता जाता है उतनी लाइट की स्पीड भी बढ़ती जाती है, क्योंकि डेंसिटी कम हो रही है और लाइट की स्पीड बढ़ेगी। सो जब ऊपर से आपके पास लाइट रे आती हैं, तो अब वो स्पीड होनी है तो वो यहाँ पर रिफ्रैक्ट करेगी और जो नॉर्मल है उससे थोड़ा अवे चली जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो अब जब हमारे पास ये इफ़ेक्ट होगा तो कोई भी आपके पास जब भी अ, कोई भी आपके पास लाइट है की रे है, एंड जब भी वो इधर से आएगी यानी कि कुछ इस किस्म से आएगी, यहाँ पर से कोई भी ऊपर से कहीं से भी कोई लाइट आ रही है, जब वो इधर आएगी, सो इधर वो आपके पास चूँकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है वो कुछ इस तरह से चली जाएगी और आपके पास अब आपको ऐसे लगने लगेगा कि जैसे यहाँ पर से लाइट उठकर आ रही है। क्योंकि वो इधर से आ रही थी, वैसे उसे जाना तो इस तरह चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर से इस तरफ मुड़ना शुरू हो गई है, रिफ्रैक्ट होना शुरू हो गई है। तो आपको लगेगा कि जैसे ज़मीन से लाइट उठ कर आ रही है। यहाँ आपको लगेगा कि ज़मीन एक शाइनी सरफेस बन गई है, इसलिए आपको ज़मीन पर थोड़ा पानी वगैरह पानी-पानी नज़र आएगा या फिर कोई शाइनी सी जगह नज़र आएगी। इसी को हम मिराज कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। द कलर्स इन द रेनबो आर फॉर्म्ड बाय, सो जो रेनबो में कलर्स होते हैं वो किस तरह फॉर्म होते हैं? दे आर ड्यू टू dispersion of light. The lenses in your eyes produce image on retina, real and inverted, inverted and real, जिसको फिर ब्रेन बाद में सीधा कर देता है. What is the speed of light in diamond if its refractive index is 2.5? So हम इसको निकाल सकते हैं. N is equal to C divided by V. Refractive index is 2.5. C is 3.8 into 10 to the 3.0 into 10 to the power 8 meters per second divided by V. तो आपके पास जो वेलोसिटी बनेगी दैट विल बी 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.5. दिस विल बी योर स्पीड. सो आपकी स्पीड बनेगी रफली
3 तो इसको डिवाइड करते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2.5 सो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड इन अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी सो इसमें अंदर कोई प्रॉब्लम है ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं जिसका हमारे इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं हमने कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में पढ़ा है और ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिस इज अनरिलेटेड नेक्स्ट है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 10 centimeter from the convex lens having focal length 5 centimeter the linear magnification of convex lens is तो हमने पढ़ा था कि जब कन्वेक्स लेंस में हम 2f यानी कि डबल द लेंथ ऑफ द फोकस प्लेस करते थे किसी ऑब्जेक्ट को तो वो एग्जैक्टली 2f सेम साइज पे पैदा होता था दूसरी तरफ सो इधर भी अगर वो 10 सेंटीमीटर पे है और फोकल लेंथ 5 है तो ऑफ कोर्स दिस इज 2 फोकल लेंथ और द लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी होगी कन्वेक्स लेंस की तो दैट विल बी 1 उतना ही रहेगा ऑब्जेक्ट उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी नॉन ल्यूमिनस मैटर विच कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज कॉल्ड डार्क मैटर लेकिन ये हमारा स्लो फॉर्मेटिव हो चुका है image found by plane mirror is always so हमने पढ़ा था it is always virtual and erect Einstein rings are seen due to phenomenon of so again gravitational lensing but this is also formative the phenomenon is used in non-destructive testing of materials for voids and cracks in opaque materials so किस phenomenon को use किया जाता है that is acoustic lensing again this is formative all waves exhibit the phenomenon of reflection but light waves are the only waves which exhibit the phenomenon of सो इस एमसीक्यू में अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो कह रहे हैं कि तमाम वेव्स बाकी तो तमाम फिनोमेना रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन जो है वो उसे एग्जिबिट करती हैं तमाम वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं लेकिन ऐसा कौन सी चीज़ है जो सिर्फ लाइट करती है तो यहाँ पर हो सकता है कि उनका वो चाहते हो कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को टिक करें लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बाकी वेव्स में होती है वो साउंड वेव्स में भी होती है और ये चारों की चारों चीज़ें सारी वेव्स में होती हैं लेकिन जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बट देयर इज सम प्रॉब्लम द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज सो ये दोबारा आ गया दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द वाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन शोज अ बिहेवियर ऑफ वाइट लाइट जो कि प्रिज्म से ड्यू टू रिफ्रैक्शन शोज अ बिहेवियर और डिस्पर्शन ऑफ लाइट द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम लाइज इन द रेंज ऑफ सो उसकी रेंज होती है 400 टू 715 नैनोमीटर्स ऑफ वेवलेंथ द रॉड्स एंड कॉन्स अगेन दिस इज फॉर्मेटिव बट इसका जो नंबर है रॉड्स इज 100 मिलियन एंड कॉन्स आर 6 मिलियन ओके सो इसके साथ ही हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए अब हम लोग चलेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस पर ओके सो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस फॉलो द डायरेक्शंस टू रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन है टेक सम वाटर इन द बॉल एंड पुट बाउल and put a small mirror in it such that some part of mirror is dipped in the water fall sunlight on the mirror in such a way that the reflection of mirror appears on the wall or whiteboard of the class number A why the 7 color pattern is shown on the wall number B what is the role of water in this phenomenon number C discuss the basic principle used here which converts the white sunlight into 7 colors तो ये कह रहे हैं कि एक बाउल के अंदर कुछ वाटर लें और एक स्मॉल मिरर जो है एक छोटा मिरर जो है उसको इस तरह से प्लेस करें कि आधा मिरर या तो उसका कुछ पार्ट जो है वो पानी के अंदर डिप्ट हो पानी के अंदर हो लेकिन बाकी तमाम पार्ट ऊपर ही है एंड देन इसके ऊपर आपने कुछ सनलाइट को फॉल करना है सनलाइट या कोई भी लाइट आपने फॉल करनी है एंड देन उसको रिफ्लेक्ट करने दें एंड देन फिर आगे आप कोई इस तरह से उसको फॉल करेंगे जो रिफ्लेक्शन है वो किसी वॉल पर या किसी वाइट बोर्ड किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको एक्चुअली में वो रिफ्लेक्शन नज़र आ सके वहाँ पर उसको प्रोजेक्ट करें सो मान लेते हैं हम इसको किसी एक बोर्ड पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले हमारे पास वो बताते हैं कि होगा क्या और पूछते हैं कि ये क्यों होगा कहते हैं वाई द 7 कलर पैटर्न इज शोन ऑन द वॉल तो 7 कलर पैटर्न हमें वॉल पे क्यों नज़र आता है तो इसके लिए हमें देखना होगा कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली में हो कैसे रही है सो हम लोग देखते हैं अगर दिस इज़ द मिरर तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन अगर हमें कुछ इस तरह से बोर्ड पर लाना है तो रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पर आपके पास ये आएगी लाइट देन दिस विल रिफ्लेक्ट दिस विल गो इनटू द वाटर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगी एंड देन दिस विल कम आउट एंड फिर ये जिस हिसाब से भी आपका बोर्ड पड़ा होगा फॉर एग्जांपल द बोर्ड इज़ राइट ओवर हियर तो इस बोर्ड को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं एनीवेज आपको आइडिया मिल रहा है सो फिर इस तरीके से हमारे पास ये जो लाइट की रे है दिस विल पास थ्रू द वाटर एंड देन फिर ये वापस आएगी सो पास थ्रू द वाटर एंड देन फिर ये वापस आएगी जो जब वो वाटर में जाएगी इट विल रिफ्रैक्ट और हमें पता है सनलाइट इज़ वाइट लाइट इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर 7 मेन कलर्स एसेंशली मिलियंस ऑफ कलर्स सो आपके पास रिफ्रैक्शन होगी एंड देन हमें पता है रिफ्रैक्शन की वजह से
क्योंकि आपके पास डिफरेंट स्पीड्स आ जाएंगी डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए, तो आपके पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो जाएगी। एंड ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट आपके पास 7 कलर्स में वो लाइट स्प्लिट हो जाएंगे, एंड देन फिर आपको इधर 7 कलर्स अलग अलग नजर आएंगे। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन दिस फिनोमेनन? हमें बता दिया वाटर रिफ्रैक्शन करता है, उसकी वजह से डिस्पर्शन होती है। डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड हियर व्हिच कन्वर्ट्स द व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, और प्रिंसिपल ये है कि डिफरेंट लाइट की जो वेवलेंथ है उनका डिफरेंट कलर है। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। वाई इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू यूनिटी? तो कह रहे हैं कि क्यों जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमेशा ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर रेफरेंस मीडियम वैक्यूम है। वाई इज इट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इन यूनिटी, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1? ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है दैट इज n इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी। सो इधर अगर आप लोग देखें सो हमारे पास जो यहाँ पर जो c है दैट इज ऑन द टॉप और जो v है दैट इज ऑन द बॉटम। अब जो c है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड है। इससे नीचे आपके पास डिफरेंट स्पीड्स होंगी लाइट की डिफरेंट मीडिया में, लेकिन वो तमाम की तमाम स्पीड्स हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कम होंगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में फास्टेस्ट स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस वजह से नीचे जो भी नंबर आएगा वो हमेशा हमेशा आपके पास ऊपर वाले नंबर से कम होगा। जब ऐसे होगा कि ऊपर वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा और नीचे वाला नंबर हमेशा छोटा होगा, तो ऑटोमेटिकली जो आंसर है वो इधर तो 1 होगा अगर दोनों इक्वल हैं, या फिर वो 1 से बड़ा होगा अगर नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले से छोटा नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 1, इसका आंसर 2 होगा। 2 डिवाइडेड बाय नीचे बड़ा नहीं आना, नीचे छोटा ही आना है, सो 2 डिवाइडेड बाय 1.5, इसका आंसर भी एक 1 से बड़ा नंबर होगा। इसका आंसर आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग होगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हो जाए 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ऊपर कभी भी नीचे से छोटा नंबर तो आ नहीं सकता। सो इसकी वजह से चूँकि ये एक रेशो है जिसमें हमेशा ऊपर बड़ा वाला नंबर होगा और नीचे छोटा वाला नंबर होगा, सो नॉर्मल डिवीजन होगी और आपके पास हमेशा यूनिटी के इक्वल, अगर तो दोनों इक्वल हैं या यूनिटी से ज़्यादा आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which physical process is responsible for the decrease in the speed of light in material mediums? तो क्यों डिफरेंट मीडियम्स में आपके पास जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपके पास कम होती जाती है, यानी कि आपके पास जितनी डेंसिटी मीडियम की बढ़ती जाती है उतनी आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपके पास कम होती जाती है। इन दोनों के दरमियान एक इन्वर्स रिलेशन क्यों है? सो इसका रीज़न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको कई सारे मॉडल से एक्सप्लेन किया जा सकता है। फोटोन मॉडल से, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मॉडल से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसको एक्सप्लेन किया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मॉडल। सो होगा कि ये कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक वेव है डिस्टर्बेंस इन स्पेस जो कि बनी हुई है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड से। तो जब ये पास करेगी थ्रू चार्जेस तो ये चार्जेस को ऑसिलेट करेगी। सो जब आपके पास लाइट थी वैक्यूम में तो वहाँ पर तो कोई ऐसे चार्जेस थे नहीं, सो लाइट ईजिली चल रही थी, उसको कोई इंटरफेरेंस का सामना नहीं था। बट मानते हैं कि लाइट एंटर करती है इनटू सम मैटर, इनटू सम मीडियम। सो अब क्या होगा कि अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे जैसे गुजरती जाएगी, लाइट जैसे जैसे गुजरती जाएगी उसके साथ ऑसिलेट करने लग जाएंगे। इसकी वजह से आपके पास एक सेकेंडरी ईएम वेव जनरेट होगी, क्योंकि हर ऑसिलेटिंग चार्ज एक ईएम वेव जनरेट करता है। तो जब आपके पास एक सेकेंडरी ईएम वेव जनरेट होगी, जब आप जो असली लाइट थी और सेकेंडरी ईएम वेव को एडअप करते हैं तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है कि आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी इज फंडामेंटल द लाइट, वो डिपेंड करती है उसकी सोर्स पर। फ्रीक्वेंसी तो आपके पास सेम रहती है, लेकिन आपके पास उसकी जो वेवलेंथ है वो आपके पास कम हो जाती है। हमें पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया जाए तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी यहाँ कांस्टेंट ही है, तो लैम्डा जब कम होता है तो ऑटोमेटिकली स्पीड भी कम हो जाती है। तो दिस इज द मेन रीजन कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन डिफरेंट मीडियम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज पाउडर टेक्स द शाइन ऑफ अ पर्सनस नोज? तो वो कह रहे हैं कि अगर एक आदमी की नाक है तो कैसे पाउडर उसकी नाक के ऊपर से जो शाइन है, यानी कि लाइट आती थी तो वो एक शाइनी सरफेस बनाती थी उसकी नाक, कैसे उसकी जो शाइन है उसको ख़त्म कर देता है। नाक के ऊपर नेचुरल ऑयल होता है जिसकी वजह से जब उस पर लाइट आती है तो वो लाइट को बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है और शाइनी नज़र आती है नाक। लेकिन अगर नाक के ऊपर कुछ पाउडर मल दिया जाए तो नाक के ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा एक अनइवन सी सरफेस बन गई है। तो पहले तो आपके पास एक सीधी सरफेस थी, लेकिन अब एक अनइवन सरफेस बन गई है, तो अब आपके पास जो रिफ्लेक्शन होगी
दैट विल बी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपके पास एक प्लेन सरफेस नहीं है, एक शाइनी सरफेस नहीं है, तो इसकी वजह से आपके पास शाइन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो आपके पास रिफ्लेक्शन है, ऑल्दो इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी सेम होते हैं। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल सेम नहीं है। नॉर्मल किसी का इस तरह है, किसी का इस तरह होगा, किसी का इस तरह होगा, इस वाले का इस तरह होगा। सो नॉर्मल जो कि डिफरेंट है, इसलिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। आपके पास लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, इस वजह से ये जो है ये शाइनी नज़र नहीं आती ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why an object in water always appears to be elevated to its real depth? सो यहाँ पर ये बात की जा रही है वाटर की। सो आपके पास अगर वाटर है, उसका आपके पास एक टब है, एंड देन अगर आप उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर रखते हैं ये पेंसिल, तो ये पेंसिल आपको लगेगा कि जैसे थोड़ी ऊपर उठी हुई है। क्यों? फॉर एग्जांपल आपकी आंख है इधर, पेंसिल से इधर से रेज़ आपको आनी है, तो आपको पता चलेगा कि पेंसिल कहाँ पर है। लेकिन होगा ये कि पेंसिल से फॉर एग्जांपल एक रे निकलती है इस तरह से, 2 रेज़ हमें पता चलाएँगे कि वो कहाँ पर है। वो इधर आती है, बट आफ्टर दिस ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, वो कुछ इस तरह से चली जाएगी, कुछ इस तरह से। एंड देन एक और रे निकलेगी, अगर हमें 2 ट्रेस करनी है, तो फॉर एग्जांपल एक और रे है दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, जो आपकी आँख तक एक्चुअली में पहुँच भी सके। वो भी अगेन आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो आपके पास रिफ्रैक्ट कर जाएगी, समथिंग लाइक दिस। आपकी आँख को नहीं पता कि वो यहाँ से रिफ्रैक्ट करके आई हैं, आपकी आँख इसको पीछे ट्रेस करेगी और वो कहेंगी कि ओके, सो फिर हर पॉइंट से होते-होते उसको लगेगा कि पेंसिल इज़ समथिंग लाइक दिस। तो इस वजह से उसको लगेगा जैसे पेंसिल उठी हुई है ऊपर की तरफ, हालाँकि पेंसिल असल में उधर ही है, लेकिन रेज़ की वजह से आपकी आँख को या और ब्रेन को ये धोखा हो रहा है कि एक्चुअली में ये सब कुछ उठा हुआ है ऊपर की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लोअर फॉर एयर एट हाई टेम्परेचर। एक्सप्लेन। एयर के जैसे जैसे टेम्परेचर हाई करते जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता रहेगा, या दूसरे अल्फाज में एयर की जो स्पीड है उसके अंदर लाइट की स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वी। सी को अगर हम लोग कांस्टेंट कर दें, सो एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती है विथ टेम्परेचर वाई, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो आपके पास डायरेक्टली इन्वर्स रिलेशन लीनियर भी नहीं होगा, लेकिन एक इन्वर्स रिलेशन है बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर। जितनी आप डेंसिटी बढ़ाएंगे उतनी ही टेम्परेचर आपका कम, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी डेंसिटी आपकी कम होती जाएगी, क्योंकि एयर फैल रही है। इस वजह से जब आपकी डेंसिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो लाइट की स्पीड है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब लाइट की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Rainbow forms due to the dispersion of light by the raindrops suspended in air. How double rainbow form can a triple rainbow be formed? तो इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आपके पास एक रेन ड्रॉप है और उसके अंदर इसको स्फेरिकल बनाए तो ज़्यादा आसानी रहेगी, और उसके अंदर अगर आपके पास ऊपर से सनलाइट आती है कुछ इस तरीके से किसी एंगल पर, तो दिस सनलाइट विल कम हियर, ये रिफ्रैक्ट होगी, इधर आएगी, एंड देन कुछ सनलाइट इट विल यहाँ पर भी रिफ्रैक्ट होगी चली जाएगी, लेकिन कुछ इंटरनल आधी, कुछ कम इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, लेकिन कुछ कम रिफ्लेक्शन होगी, एंड देन दिस सनलाइट विल कम लाइक दिस, रिफ्रैक्ट करके दिस विल कम लाइक दिस। लाइक एग्जैक्ट तो मैं ठीक नहीं बना रहा हूँ, बट कुछ इस तरह से याद है कि आपकी इधर आँख होगी। सो ऊपर से सनलाइट आई थी, लेकिन चूँकि वो पानी के अंदर गई है, सो इट विल ऑटोमेटिकली डिस्पर्स और आपके पास 7 कलर्स में हो जाएगी, और आपको यहाँ पर सनलाइट येलो, वाइट के बजाय सनलाइट वाइट है नज़र आपको येलो आती है, उसके बजाय आपको उन 7 कलर्स में नज़र आनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं रेनबो। सो दिस इज़ अ नॉर्मल रेनबो, लेकिन हो सकता है आपके पास, रेयर है लेकिन ऐसे भी होता है कि अगर आपके पास ये एक रेन ड्रॉप था तो इसके अंदर आपके पास ट्वाइस रिफ्लेक्शन हो जाए, डबल रिफ्लेक्शन हो जाए। सो आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ सनलाइट तो कहीं से भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह से आई सनलाइट, ऊपर से भी आ सकती थी, मैं यहाँ पर थोड़ा आसान रहता है नीचे से बनाना, इस तरह गई, इस तरह गई, एंड देन फिर इस तरह आ गई, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अब आपके पास डबल रिफ्लेक्शन हुई है। तो दिस इज़ इसकी वजह से आपके पास सिर्फ ये होता है, डिस्पर्शन तो अभी होगी, लेकिन जो रेनबो का ऑर्डर है वो इन्वर्ट हो जाता है।
नॉर्मल रेनबो में रेड एट द टॉप होता है और वायलेट एट द बॉटम होता है। लेकिन चूंकि आपके पास रिफ्लेक्शन हो गई दोबारा से, तो ये ऑर्डर इन्वर्ट हो जाएगा और जो आपके पास डबल रेनबो है उसके अंदर क्या होगा कि रेड वायलेट, एक तो नॉर्मल रेनबो है वो होगी, उसके साथ साथ एक दूसरी रेनबो फॉर्म हो जाएगी जो कि नॉर्मल रेनबो तो वैसे ही है जैसे नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी कोई खास कंडीशन बन गई तो उससे एक डबल रिफ्लेक्शन हुई और उससे डबल रेनबो भी बन गई, जिसके अंदर आपके पास उल्टा होगा, वायलेट रेड नीचे होगा और वायलेट ऊपर होगा और आपके पास एक के बजाय दो बैंड्स होंगे रेनबो के, इस तरह और फिर उसके ऊपर इस तरह। सो दिस इज कॉल्ड डबल रेनबो। इसके साथ साथ ट्रिपल रेनबो भी बन सकती है अगर 3 टाइम्स रिफ्लेक्शन हो जाए, बट दिस इज़ वेरी रेयर। ट्रिपल रेनबो ऑलमोस्ट कभी नहीं बनी हुई देखी गई है, लेकिन डबल रेनबो फिर भी पॉसिबल है और सबसे नॉर्मल जो है यहाँ सबसे कॉमन इट इज़ वन रिफ्लेक्शन वाली रेनबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू फोटोग्राफ अ वर्चुअल इमेज, एक्सप्लेन। सो येस वी कैन फोटोग्राफ अ वर्चुअल इमेज। फॉर एग्जांपल जैसे मिरर है, उसके अंदर अगर हम लोग कोई पिक्चर खींचे तो हमें पिक्चर के अंदर नज़र आता है कि मिरर में हमारी एक पिक्चर बन रही है, ऑल्दो इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैमरा है जिससे हमने फोटोग्राफ करना है, उसका जो फंक्शन है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द आई। कैमरा आई को देख के बनाया गया है, सिर्फ उसकी एक कॉपी है। उसके अंदर आपके पास आई की तरह एक लेंस है और पीछे रेटिना की तरह की एक स्क्रीन है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, फिर कैमरे का सॉफ्टवेयर उसको हमारे ब्रेन की तरह सीधा कर देता है। सो कैमरा इज़ ऑलमोस्ट लाइक दी आई। आई क्यों एक वर्चुअल इमेज को देख पाती है? क्योंकि वो आपकी लाइट रेज़ को पीछे की तरफ ट्रेस कर लेती है। उसे लगता है कि ये पीछे से आ रही थी कहीं से, तो वो उसको पीछे की तरफ ट्रेस करती है। कैमरा का भी फंक्शन सेम है, सेम इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसे हमने यूज़ करना है, तो हमारी आई की तरह का ही कैमरा भी होना चाहिए। तो इस वजह से हम वर्चुअल इमेज को फ़ोटोग्राफ ज़रूर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय नेगेटिव मैग्नीफिकेशन। तो आपके पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास वी ऑल हमें पता था, दिस वाज मैग्निफिकेशन फार्मूला। अगर तो आपके पास इमेज छोटी हो रही है, सो दिस विल बी लेस देन 1 अगर ये छोटी हो रही है, बट स्टिल इट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ज़ीरो से तो नीचे नहीं जाएगी क्योंकि ज़ीरो से नीचे तभी जा सकती है जब इमेज बने ही ना। एंड अगर तो आपके पास इमेज बड़ी हो रही है देन इट विल बी ग्रेटर देन 1, और अगर इमेज सेम रह रही है इट विल बी इक्वल टू 1। लेकिन ये नेगेटिव कैसे होगी? तो ये नेगेटिव सिंपली ये होती है कि हम साइन यूज़ करते हैं अगर तो आपके पास जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज़ वर्चुअल, या दूसरे अल्फाज में दैट इज़ इरेक्ट, वो सीधी इमेज है। सो हम लोग साइन यूज़ करते हैं पॉजिटिव अपनी इमेज साइज़ के लिए, सो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास जो इमेज बन रही है दैट इज़ अ रियल, लेकिन इन्वर्टेड इमेज है, तो इन्वर्टेड उल्टी है, तो हम लोग साइन यूज़ करेंगे नेगेटिव। सो नेगेटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है कि इन इमेज जो है दैट इज़ रियल और इन्वर्टेड। बाकी इस ये नहीं बताती कि मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो रही है या कम। माइनस का मतलब ये नहीं कि इमेज छोटी हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास बी कंसिडर्ड एज अ लेंस ऑफ इन्फिनिट फोकल लेंथ? इफ यस, वेयर डज इट फॉर्म एन इमेज। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, आपके पास एक फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, फॉर एग्जाम्पल इसकी कोई थिकनेस भी होगी, मे बी थिकनेस को बेशक हम अज्यूम ना करें, लेकिन इसके अंदर से आ, आ, इसके दूसरी यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो कह रहे हैं कि क्या हम गिलास को एक ऐसा लेंस कंसीडर कर सकते हैं जिसकी फोकल लेंथ इन्फिनिट है? तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जो लाइट रेज हैं वो सीधी चली जाएंगी, देयर विल बी रिफ्रैक्शन, लेकिन पहले हम अज्यूम कर सकते हैं इट इज़ प्रिटी थिन, और अगर इवन वो थिक है तो तब भी रिफ्रैक्शन से आपकी जो डायरेक्शन है ग्लास की वो चेंज नहीं होगी, आपकी लाइट रे की डायरेक्शन नहीं चेंज होती, सिर्फ ये होगा कि थोड़ा सा लैटरल शिफ्ट आ जाएगा, थोड़ी सी लाइट रे इस तरह हो जाएगी, एक शिफ्ट आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन यहाँ हुई थी वही वापस यहाँ पर हो गई है। सेम केस हियर। सो यहाँ पर से हमें टू रेज निकालनी थी। सो अगेन फॉर एग्जांपल इधर से एक और रे निकलती है, इट गोज समथिंग लाइक दिस, इतना चली जाएगी मे बी विद अ बिट ऑफ लैटरल शिफ्ट, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। सो आपके पास जो एक्चुअली में लेंस का काम है, यानी कि आपके पास जो एक लेंस का काम है फॉर एग्जाम्पल कन्वेक्स लेंस का, उसने तमाम रेस को कन्वर्ज करना है एट अ सिंगल पॉइंट, और उसने उनको कन्वर्ज करना है एट अ सिंगल पॉइंट, और उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस। और फोकस के लिए हमारे पास दोनों लाइन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। सो एक और मैं पैरेलल ले मार देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। अब मसला ये है
कि ये जो आपके पास दोनों लाइन्स हैं फ्लैट ग्लास में ये कभी मीट ही नहीं करेंगी, या हम कहते हैं कि दे विल मीट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो कि एक थियोरेटिकल जगह है जहाँ पर आपके पास जहाँ तक आप कभी नहीं पहुँच सकते, जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो यस, हम लोग कहेंगे कि इसकी जो फोकल लेंथ है, या इसका फोकस इन्फिनिटी पर है, तो इसकी फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी ही होगी। सो यस, हम लोग कह सकते हैं कि एक फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास एक ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ इन्फिनिट है। इफ़ यस, वेयर डज इट फॉर्म एन इमेज, तो इसकी इमेज कहाँ बनती है? सो एग्जैक्टली वहीं पर। इसकी लीनियर मैग्नीफिकेशन 1 है, ये कोई उसको चेंज नहीं करा, आपकी इमेज बिल्कुल वैसी होगी। अगर आप इधर से इसको देखते हैं इमेज को, तो आपको सिर्फ यही चीज़ नज़र आएगी। हाँ, थोड़ा सा अगर उस ग्लास की थोड़ी सी थिकनेस है तो आपको वो इमेज थोड़ी सी शिफ्टेड नज़र आ सकती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लेकिन वो बिल्कुल अलग चीज़ है। जो इमेज है वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही बनेगी। आपकी जो आंखें हैं वो इन लाइन्स को पीछे ट्रेस कर लेंगी और आपकी यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी। ओके, सो कुछ इस तरीके से ग्लास काम करेगा। सो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। If we dip a lens in water, what would happen to its focal length? Elaborate. अगर हमारे पास एक लेंस है, फॉर एग्जांपल एक कॉन्वेक्स लेंस, और हम पहले पहले तो इसके इर्द गिर्द हवा थी, तो इसका फोकस था फॉर एग्जांपल राइट ओवर हियर, ये थी इसकी फोकल लेंथ। बट लेट अस से कि हम इसको पानी में इमर्स कर देते हैं, इसके इर्द गिर्द हर तरफ पानी आ जाता है। क्या होगा अगर हम इसको पानी में इमर्स कर दें इसकी फोकल लेंथ के साथ? तो बहुत ही सिंपल है, इसका फोकस थोड़ा दूर चला जाएगा। उसका रीज़न ये होगा कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है। जो रिफ्रैक्शन होगी वाटर और गिलास में लाइट की, वो काफ़ी हद तक कम होगी जो एयर और गिलास में होती थी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था। अब इसका तकरीबन 1.33 होता है, गिलास का शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू एयर। चूँकि रिफ्रैक्शन कम होगी तो रेज़ काफ़ी आगे जाकर कन्वर्ज करेंगी। आपका जो फोकस है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा या फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन यू ओपन योर आईज इन वाटर व्हाई द थिंग्स लुक ब्लरी? जब आप पानी के अंदर अपनी आंखें खोलते हैं तो सब कुछ ब्लरी क्यों नज़र आता है? हालांकि मैंने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन इनके मुताबिक जब आप पानी में कुछ देखने की कोशिश करते हैं तो आपको सब कुछ ब्लरी नज़र आता है। इसका रीज़न यही है जो हमने पहले पढ़ा था कि आपकी आंखों के अंदर एक लेंस मौजूद है, कॉन्वेक्स लेंस, हमने पिछले सवाल में भी पढ़ा है, और बिल्कुल उसी तरह से आपके पास एक कन्वेक्स लेंस मौजूद है। एंड समवेयर हियर दिस इज़ योर कॉर्निया, और पीछे आपकी आँख जाती है कुछ इस तरीके से। सो सेम चीज़ होगी। तो चूँकि अब आपके पास बाहर एयर थी, तो तब तो आपका जो फ़ोकस था दैट वाज़ एट द आइरिस फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ, लेकिन वो पीछे शिफ्ट हो जाता है जैसे हमने एसएलओ में पढ़ा था। बट अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर दें इनटू वाटर, बिल्कुल जैसे हमने पिछले सवाल में देखा, आपका फोकस तो जो कन्वेक्स लेंस है वो नेचुरली आपके एयर के साथ अलाइंड है। जब वाटर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो फोकस है दैट विल शिफ्ट यहाँ पर, और फिर सब कुछ खराबी हो जाएगी। इसलिए आपको सारी चीज़ें ब्लेन नज़र आएंगी, और यही रीज़न है कि जो लोग पानी के अंदर जाते हैं वो अपने सामने कुछ ग्लासेस गॉगल्स इस्तेमाल करते हैं। वो गॉगल्स यहाँ पर एयर को ट्रैप कर लेते हैं, तो फिर सब कुछ उन्हें वापस से ठीक नज़र आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Evaluate the statement that a real image is always inverted. Evaluate means analyze वगैरह। ये स्टेटमेंट जो है a real image is always inverted, it is true। ये इससे होता है यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हर रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। हाउ? क्योंकि किसी भी रियल इमेज को फॉर्म करने के लिए आप नॉर्मल इसको एक लेंस से गुजारते हैं, या किसी एक मिरर से भी आप इसको फॉर्म करते हैं, कन्वेक्स मिरर से आई थिंक। लेकिन जब भी आप इसको फॉर्म करते हैं सिनेरियो ऐसा बनता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट का टॉप होता है वो इमेज का बॉटम बन जाता है, तो आपके पास इमेज आपकी इन्वर्ट हो जाती है। देयर इज़ नो यूनिवर्सल रूल कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, लेकिन नॉर्मल केसेस में ऐसा ही होता है हमेशा कि आपके पास रियल इमेज इन्वर्ट हो जाती है। आप कोई ऐसे सेटअप्स कर सकते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, सामने एक लेंस रखा, तो आपके पास इमेज इन्वर्टेड है, लेकिन सामने एक और लेंस रख दिया तो आपके पास वापस से वो सीधा हो गया। तो आप कह सकते मे भी कह सकेंगे रियल इमेज वापस से सीधी हो गई है, लेकिन एक्चुअली में ये भी इन्वर्टेड होगी, क्योंकि ये वाली इमेज इन्वर्टेड होगी इसकी, और ये वाली इमेज इन्वर्टेड होगी इसकी। रियल इमेज आम तौर पे इन्वर्टेड होती है अपने ऑब्जेक्ट के इन नॉर्मल सिनेरियोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे खत्म होंगे, बाकी जितने शॉर्ट क्वेश्चन थे वो फॉर्मेटिव थे। नंबर 1, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री ऑफ 2 मीडिया ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 37 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ, एन ऑफ आई साइन ऑफ आई इज इक्वल टू एन ऑफ आर डॉट साइन ऑफ आर। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिस है जिसे हम खुद से एस्टिमेट कर लेते हैं। क्लियरली दिस इज एयर,
जहाँ से ये लाइट रे आ रही है इन्हें बताना चाहिए था। एंड ये बुक के अंदर जो कलर है दिस इज़ ब्लू, सो ये वाटर लग रहा है। सो हम ये एस्टिमेट कर लेते हैं, वैसे इन्हें ये बताना चाहिए था। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज़ 1.33, दिस इज़ 1, सो लेट अस पुट दिस इन द फार्मूला। एन ऑफ आई जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है दैट इज विल बी 1 डॉट साइन ऑफ आई इज इक्वल टू 1.33 डॉट साइन ऑफ आर। तो दिस बिकम्स दैट साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू 1.33। इंसिडेंस का जो एंगल है बल्कि पहले इसको पुट कर देते हैं इंसिडेंस के एंगल को। साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय 1.33 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर। तो जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज 37 डिग्रीज। तो साइन ऑफ 37 डिग्रीज is 0.6 is equal to sine of r. So r will be sine inverse of this, which is 0.6 divided by 1.33, 0.45 sine inverse of 0.45, approximately 26.74 degrees. Okay. Okay, so this way this becomes sine inverse of 0.45, that is going to be approximately 26 degrees. अब ये डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने वाटर लिया था या ग्लास लिया था, क्योंकि उन्होंने हमें ये नहीं बताया ये मीडियम कौन सा है। उनका आंसर 53 है। दिस मीन्स कि उन्होंने यहाँ कोई ख़ास किस्म का मीडियम लिया है। वी डोंट नो क्यों उन्होंने नहीं बताया हमें मीडियम, सो ये उनकी एक मिस्टेक है। लेकिन अगर हम लोग मीडियम अज्यूम करें तो फिर इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.7। बहुत ही सिंपल है। वी हैव द फार्मूला एन इज इक्वल टू सी वी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एन उन्होंने बता दिया है 1.7। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाई वी, सो वी बिकम्स 3.0 into 10 to the power 8 meters per second divided by 1.7. This is going to be so approximately 3.0 1.7 2 से थोड़ा सा कम आएगा 1.9 something 3.0 divided by 1.7. Okay, 1.7 1.76. So this will be 1.76 into 10 to the power 8 meters per second. So this is the speed of light इस मीडियम में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A light ray moving through a medium of refractive index 1.6 and an angle of incidence 21 degrees into an other medium of refractive index 1.7. Calculate the angle of refraction. A light ray moving through a medium, जिस मीडियम से वो मूव करेगी यानी n ऑफ आई, जिससे वो दूसरे मीडियम में जाएगी, इंसिडेंट मीडियम उसको कह सकते हैं, दैट इज 1.6। n ऑफ r जिस मीडियम में वो जाएगी दैट विल बी 1.7। एंगल ऑफ इंसिडेंस i is 21 degrees, so हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। अगेन स्नेल्स लॉ, n ऑफ i डॉट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू n ऑफ r डॉट साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। n of i divided by n of r is equal to dot sine of i is equal to sine of r। इस सब को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो साइन ऑफ r becomes n of i is 1.6 divided by 1.7 multiplied by sine of 21। इस सब का हमारे पास आंसर आएगा 1.6 divided by 1.7, this will be approximately 1 के करीब करीब 0.94। आंसर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 21, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.34। देन अब हमें निकालना है r, सो हम लोग सिंपली कह देंगे कि r इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.34। सो साइन इनवर्स ऑफ 0.34 will be 19.88 degrees. So this is our angle of refraction. 19.88 is our angle of refraction. Okay, so this is our answer. 19.71 approximation है. So okay, next numerical. Assess
The value of the critical angle if light travels from medium of refractive index this into a medium of refractive index 1.35. क्रिटिकल एंगल हमें निकालना है अगर लाइट ट्रैवल करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ आई इज़ 1.63 और एन ऑफ आर इज़ 1.35. सो हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला था जो हमने निकाला था स्नेल्स लॉ से ही साइन ऑफ आई इज इक्वल टू एन ऑफ आर साइन ऑफ आर हमने आर को पुट कर दिया था 90 सो दिस बिकेम 1. सो हमने कहा था कि साइन ऑफ द सी दिस विल बी 90. सो साइन ऑफ द सी हमने कहा था विल बी एन ऑफ आर डिवाइडेड बाय एन ऑफ आई. तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है. सो साइन ऑफ सी विल बी एन ऑफ आर इज 1.35 डिवाइडेड बाय 1.63. सी विल बी साइन इनवर्स of 1.35 divided by 1.63 which is approximately 1.35 divided by 1.63 0.828. This will be sine inverse of 0.828 55.89 degrees. This is our critical angle ऐसे केस के लिए. Okay, next numerical. Measure the distance and height of an image of an object with height and distance of 3 centimeters and 5 centimeters respectively from a lens having magnification as 3. So जो आपके पास मैग्नीफिकेशन है लीनियर मैग्नीफिकेशन दैट इज़ 3. सो हमें निकालनी है हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटी. सो जो हमारे पास एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम a lens having so measure the distance and height. So जो distance है आपके पास आपके ऑब्जेक्ट की from the मिरर या लेंस जो भी है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर जो यहाँ से समझ आ रहा है क्योंकि डिस्टेंस उन्होंने यहाँ पहले लिखा है हाइट उन्होंने यहाँ पर पहले लिखा है. ओके यहाँ पर उन्होंने हाइट पहले ओके सॉरी तो हाइट है आपके पास 3 सेंटीमीटर्स की क्योंकि हाइट पहले एंड देन इधर रिस्पेक्टिवली के साथ h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स एंड देन डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर्स. सो आपको निकालना है और ये तो ऑब्जेक्ट का है आपको इमेज का ये सब कुछ निकालना है. सो बहुत ही ईजी है. वी नो कि m इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ओ इधर द डिस्टेंस और द लेंथ. पहले हम लोग लेंथ पुट करते हैं. सो 3 इज इक्वल टू इमेज 3 डॉट ओ ऑब्जेक्ट की हमारे पास जो हाइट है दैट इज़ 3 इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज. तो इमेज की हाइट हो गई 9 सेंटीमीटर्स और अगर आपने निकालनी है इमेज की डिस्टेंस सो दैट विल बी अगेन 3 लेकिन अब की बार विद 5. तो दिस विल बिकम आई के लिए 15 सेंटीमीटर्स. तो जो आपके पास आपकी हाइट है फॉर द इमेज लीनियर मैग्नीफिकेशन के मुताबिक दैट इज़ 9 सेंटीमीटर्स एंड जो आपकी डिस्टेंस है फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर हम कहेंगे उस चीज़ का जिससे ये इमेज बन रही है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर्स. ओके इसके साथ ही हमारे पास ये चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. थैंक यू.